हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज मैं इस चैनल पे सी प्रोग्रामिंग का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं एकदम आसान भाषा में इतने इजी और स्मूथली सी आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो शायद हो सकता है कोई चैनल आपको वैसे समझाता हो। देखिए, सी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पूरा ग्रामर नहीं रटना है। जैसे कि एक बच्चा है, अगर उसको बोला जाए कि तुमको हिंदी बोलना है या इंग्लिश बोलना है, तुम पहले एक ग्रामर रट जाओ फिर बोलने के लिए चलो, तो फिर वो कभी नहीं बोल पाएगा। ठीक उसी तरह सी लैंग्वेज है। देखिए, सी लैंग्वेज को अगर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे अलग अंदाज से सीखिए। अगर पहले अटेम्प्ट में तो अधिकतर 90% लोगों को समझ में नहीं आती है, 95% लोगों को, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज उनका सही नहीं होता है। अगर सी समझना है तो पहला अटेम्प्ट मारिए ऐसे जहां थ्योरेटिकल पार्ट एकदम साइड हो, एकदम थ्योरी उतना ही आए जितना, जैसे कि एक बच्चा बोलता है तो केवल उन वर्ड्स और उन शब्दों को लेके बोल देता है। अब उनके पीछे का ग्रामर नहीं कि हाँ ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, ये लेके नहीं आता है। वो लेके आता तो कभी नहीं बोल पाता। तो हम लोग उतना ही थ्योरी को इसमें लाएंगे जितना जरूरी हो, बाकी उसको साइड करेंगे और केवल प्रोग्रामिंग सीखेंगे। केवल प्रोग्रामिंग कि हाँ हमें कोडिंग आ जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टूडेंट सीखने चलते हैं और रट लेते हैं, लेकिन उनको एक क्वेश्चन दिया जाता है, 4 लाइन का स्टेटमेंट का कोई अगर प्रोग्राम दिया जाता है, वो भी नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि सब एक साथ कर ले, पूरा थ्योरी रट ले, एकदम पूरा एकदम जो भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम है वहीं से शुरू कर दे। नहीं, एकदम छोटे प्रोग्राम से शुरू कीजिए, 1 लाइन के प्रोग्राम से शुरू कीजिए, 2 लाइन के प्रोग्राम पे आइए, फिर 4 लाइन। इसी तरह करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप 10-10 पेज का एक प्रोग्राम बना लेंगे और अच्छे से बना लेंगे, समझ के बना लेंगे। तो हम इस ढंग से आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप फॉलो कीजिए, 1-2 वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यहाँ अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं सीख पाएंगे, फिर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सी लैंग्वेज कौन बनाया, कब बनाया? इसे बनाया डेनिस रिची। डेनिस रिची एक साइंटिस्ट समझ लीजिए इसे। इन्होंने डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया बेल लेबोरेटरी में। और वो सन कौन सा था? 1972। 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया और इसको बनाया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। देखिए, अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर आप कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज रखते हैं, तो आपको खुद पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स और विंडोज़ किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमें वो सब नहीं देखना, हमें बस देखना है सी, और सी में कोडिंग कैसे करना है हमें ये देखना है। तो हम पूरा फोकस हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, सी लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा जान लिए कि कौन सी बनाया और कब बना। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश की तरह होता है, एकदम क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। लगेगा कि आप इंग्लिश में ही हर चीज लिख रहे हैं। तो इंग्लिश की तरह है और माना जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज स्टूडेंट को सीखने के लिए बहुत ही ईजी होता है, आसानी से स्टूडेंट सीख लेता है। लेकिन फिर भी एक र्यूमर है कि बहुत टफ होता है ये सब सीखना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दे, ईमानदारी से अगर एक एक चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन करना है, रटना कहीं नहीं है, थोड़ा पीछे से रिवीजन कर लेना है और हर चीज़ समझते हुए चलना है। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग देखने में कैसा होता है कि कैसे कोड देखने में कैसे लगता है।
तो ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सैंपल रखे हैं। सैंपल होता है ना, किसी भी चीज़ का सैंपल दिखा दो थोड़ा, तो ऐसे कोड दिखता है। दिखता क्या है, जैसे कि हाँ, आपको लग रहा होगा कुछ लिखा है। हाँ, लिखा है तो वर्ड्स कुछ कुछ लिखा है वो समझ में आता होगा, लेकिन थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ कुछ सीक्वेंस में कुछ ढंग से इसको लिखा है। ऊपर में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इंट मेन, फिर अंदर ये बताना क्या है, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ करके कुछ इधर लिखा हुआ है। ये सब क्या है? हाँ, तो ये थोड़ा कोई भी काम कराना है आपको कंप्यूटर से, उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोग प्रोग्राम किस लिए लिखते हैं? कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना है तो हमको जो काम कराना है वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिख के कंप्यूटर को दे देंगे, तो कंप्यूटर मेरे लिए काम कर देगा। ठीक है, तो हमको कंप्यूटर से काम कराना है तो कंप्यूटर को लिख के देना होगा कि आपको क्या काम कराना है। जैसे कि आपको कोई काम कराना रहता है अपने कॉलेज से अपने लिए, तो आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं, आवेदन। उसमें लिख देते हैं कि हमको मेरा ये सर्टिफिकेट इशू कर दो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो वो कहता है कि एक एप्लीकेशन देना, तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, लिखिए टू दी, फिर प्रिंसिपल, इसके पास लिखना है लिखिए, और इसी ढंग में हम लिखते हैं। अगर इस ढंग में नहीं लिखते हैं, इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, तो क्या करता है? फाड़ के फेंक देता है, कहता है ये क्या दिए तुम। तो वो जिस फॉर्मेट में मांग रहा है, ठीक उसी फॉर्म में, उसी तरह का कुछ फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमको कंप्यूटर को देना होता है। तो एक बस अभी आप समझ लीजिए कि ये एक फॉर्मेट है, इसे ढंग से देना है। आगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ हम ऐसे लिख रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ आपको एक सैंपल दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? इसका क्वेश्चन लिख दिए हैं, हालांकि वो कौन सा काम है जिसके लिए ये कोड लिखा गया। तो काम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट। जब प्रिंट क्वेश्चन में आएगा तो समझ लीजिए वो चीज़ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड दो वर्ड का एक मैसेज है, हेलो वर्ल्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, ये मॉनिटर, आपको इस पे बस हेलो वर्ल्ड, हालांकि लाइन चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा में लिख देते हैं ऐसे, हेलो वर्ल्ड। ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना है, और वो बस यही काम करने के लिए ये कोड लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा अब इस कोड को देख लिए, सेम देखिए यहां से कुछ चीजों को हमने काटा है, वही काम के लिए ये कोड है। दोनों के बीच अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां से मैंने एक इंट को गायब कर दिया, फिर ये कुछ रिटर्न करके लिखा हुआ इसे भी गायब कर दिया, और यहां कुछ लिखा हुआ है इसे भी गायब कर दिया। अब थोड़ा सा समझिए, काट छांट के कुछ काम का चीज निकाला, जितना से मेरा काम चल जाए। अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों से बचेंगे, उतना एकदम कम से कम चीज आपको देंगे, उतना ही देंगे जितना भी आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिए क्या है, अब हम इसी पे बात करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे। जो यहां से काट कर निकाल कर हम यहां लाए हैं, यहां पे जो लाए हैं हम इसी पे बात करेंगे। तो ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। इसमें अब क्या बचा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और एक वॉइड मेन करके लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कुछ दिया हुआ है, और इसके अंदर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हाँ, अब आपको लगा अच्छा कि ये जो काम हमको करना था, हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट कराना था, वो आपको यहाँ दिखा। थोड़ा सा देखिए, इंसान में यही होता है ना, इंसान
लॉजिक लगा के पकड़ लेता है कि एक पैटर्न पकड़ लेता है कि अच्छा यहाँ है, इसका लिंक यहाँ से जुड़ा है। तो आप कुछ समझ गए होंगे, अच्छा ये काम करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो प्रिंटफ का यूज किया गया। हाँ एग्जैक्ट, प्रिंटफ एक फंक्शन है, उसको हेलो वर्ल्ड दे दिए, हेलो वर्ल्ड दे दिए तो हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे ले आके प्रिंट करा दिया। तो आपको यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिला कि प्रिंट एफ एक ऐसा साधन है प्रोग्रामिंग में जिसको कुछ अगर दे देते हैं आप, तो वो उस चीज़ को ले आके स्क्रीन पे दिखा देता है। हेलो वर्ल्ड एक फंक्शन है, फंक्शन बोलते हैं इसको, हेलो वर्ल्ड नहीं सॉरी प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसको आप जो चीज दे दें, जो चीज को दे दें वो आपको प्रिंट करा देता है, स्क्रीन पे हूबहू वैसे ही दिखा देता है। अब देते कैसे, तो ये कहता है हमको जो देना है तुम डबल इन्वर्टेड कोमा में लगा के देना। ये क्या कहता है, हमें जो कुछ देना तुम उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के देना। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो चीज़ रहेगा मैं उसे हूबहू स्क्रीन पर डाल दूंगा। अब ये स्लैश एन, एक एक चीज़ आपके दिमाग में खटकेगा, ये स्लैश एन क्या कर रहा है। चलिए अभी मैंने हटा दिया, भूल जाइए यहाँ स्लैश एन था, अभी आगे देखेंगे स्लैश एन क्यों होता है, क्या काम करता है। बस यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो आप थोड़ा सा समझाते हैं कुछ चीज, इसको ध्यान में रखना। थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, आपको प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है। कोडिंग क्यों करना है, कंप्यूटर से काम कराना है, तो कंप्यूटर को एक खास फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, अपना कोड लिख के देंगे। अब इसे मान लीजिए कि ये वही फॉर्मेट है, ये वही फॉर्मेट है। क्या है कि एक ये मेन फंक्शन रहेगा, इसको भी मेन फंक्शन बोलते हैं। ये मेन फंक्शन रहेगा, कंपल्सरी है, इसके बिना आप कुछ कंप्यूटर से नहीं करा सकते, इसके बिना प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है। और जो काम करवाना है आपको एक कंप्यूटर से, वो सब काम इसी मेन फंक्शन के अंदर लिखना होता है। चाहे वो आप 1 लाइन का काम लिखिए या 10 लाइन का या पूरा 2000 लाइन का लिख दीजिए, तो वो सब कंप्यूटर से जो काम कराना है आपको, वो ये कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो सारा स्टेटमेंट लिखना है। हर लाइन को स्टेटमेंट बोलते हैं। जो लाइन लिखते हैं वो अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट बोला जाता है। तो वो सारा स्टेटमेंट को आपको बॉडी में लिखना है, मेन के बॉडी में। ये हो गया मेन फंक्शन और ये हो गया उसका बॉडी। अब बॉडी में जितना लिखिएगा बॉडी उतना लंबा होते जाएगा। क्लियर। और ये चीज इसको बोलते हैं हेडर फाइल। ये बदलते रहता है, जैसा अंदर का कोड लिखिएगा, कोड में कुछ ऐसा लिख दीजिएगा जिसके चलते यहाँ पे कुछ दूसरा हेडर फाइल लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। अभी यहाँ पे प्रिंटफ है, इसी के लिए studio.h आपने लगाया है, ठीक है, इसी के लिए आपने studio.h लगाया है। तो हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अब क्या इतना ही इसको एक्सप्लेन करके छोड़ते हैं। कोडिंग अब करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि फिर studio.h क्या है। तो अभी हमने क्या देखा कि एक मेन फंक्शन जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रोग्राम चाहे वो 1 लाइन का हो या 1000 लाइन का हो, मेन फंक्शन जरूरी है और इसका ये बॉडी जरूरी है, ताकि इसी में सब वो इंस्ट्रक्शन लिख पाए
जो कंप्यूटर करने वाला है। तो वो सब कहाँ लिखना है, इसी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हाँ, प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए देखने में, या उसमें कौन कौन सा चीज़ है वो नेसेसरी है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। तो एक तो आपने देखा क्या, मेन फंक्शन नेसेसरी है। थोड़ा सा और हल्का सा इसको डीप में जाके आपको बताते हैं। तो चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल कौन सा काम कर रहा है, पहले इस पे बात हो। तो लिख रहा है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर को जोड़ने का ये प्रोग्राम है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं। हमको बस एक स्ट्रक्चर देखना है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है ना, हम ये प्रोग्राम आगे भी हमें मिलेगा, उस समय हमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन कंपलसरी है, रहेगा। ये हो गया बॉडी। अब बात है कि दो नंबर को जोड़ना है, दो नंबर को जोड़ना है, तो ये हो गया दो नंबर, ये हो गया दो नंबर, और ये दो नंबर को किसी चीज़ में रख लिया गया है। मान लीजिए कोई चीज़ आपको दे दिया जाता है कि कुछ बनाओ, जैसे कि चाय बनाओ या कुछ बनाओ, तो अब चाय, चीनी, चाय पत्ती, दूध कहीं ना कहीं कुछ बर्तन में रखते हैं ना, कुछ कंटेनर में। तो सपोज कीजिए ये नंबर को भी उसी तरह का किसी कंटेनर में रख लिया गया। हालांकि इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसे भी जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी देखिए कि दो नंबर है, एक ये और एक ये, और ये ए बी सी में, ए और बी में है, तो ए बी को जोड़ दिए तो नंबर भी जुड़ गया, और फिर चला गया सी में, और प्रिंट एफ को दे देंगे, प्रिंट एफ प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट एफ में है, तो प्रिंट एफ के डबल कोट में जो चीज़ होता है वो हूबहू प्रिंट हो जाता है। तो ये जो सम ऑफ टू नंबर है ये प्रिंट हूबहू हो जाएगा। तो सपोज कि ये आपका आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू जो भी आउटपुट है 12, वो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे सी है, यहाँ से वैल्यू चला जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए अभी इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा सा इसको दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या कहलाता है, हेडर फाइल। ये हो गया मेन फंक्शन। ये जो लाइन है ना, यही लाइन समझाने के लिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन किया हूं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट होता है सी में। सी का जो पहला लाइन है, सी का जो मेन फंक्शन है, सी प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन, उसका पहला लाइन हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं छोड़िएगा उस लाइन को तो एरर आएगा, मतलब प्रोग्राम गलत, कंप्यूटर बोलेगा ये प्रोग्राम गलत है। तो यही सब चीज़ तो सीखना है, तौर तरीका सीखना है। तो जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए रखना है। उसके बाद आप जो कुछ कीजिए उससे मतलब नहीं, पहला लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए रखना है। तो दो चीज़ आपको पता चल गया कि एक मेन फंक्शन अनिवार्य है, और मेन फंक्शन के अंदर पहला लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए रिजर्व रखना है। उसके बाद जो चीज़ कराना है उसका स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बस इसे देखते हैं फिर वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये जो ग्रीन कलर का जो है पेज, ये आपका प्रोग्राम है।
तो प्रोग्राम में मेन फंक्शन रहेगा। मेन फंक्शन के अंदर पहला जो लाइन है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए रहेगा। उसके बाद जो काम कराना है लिखते चले जाइए, जितना लाइन लिखना है लिखिए, और इसमें कुछ कुछ ऐसा लिख दीजिएगा तो उसी पे डिपेंड करता है कि यहां हेडर फाइल कैसा हो। देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट लिखिएगा वो तय करता है कि यहां पे क्या हो। वो कोई फिक्स नहीं रहता है। बहुत सारे लोग कहता है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, रट जाओ, ये होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच क्यों है, तो इसके अंदर प्रिंटफ लिखा गया था, इसीलिए हम यहाँ पे अभी एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं कि इस तरह का हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, बहुत तरह का हेडर फाइल होता है। अंदर जिस तरह का फंक्शन का यूज कीजिएगा तो उस तरह का वहाँ पे हेडर फाइल आपको लगाना पड़ेगा। तो अंदर के कोड तय करेगा यहाँ पे किस तरह का हेडर फाइल हो। ठीक है, तो बस समझ लीजिए आपका प्रोग्राम का दो पार्ट, एक हेडर फाइल वहां पे कुछ ना कुछ रहेगा, और एक मेन फंक्शन हमेशा रहेगा। मेन फंक्शन का पहला लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए होगा, और उसके बाद जो कोड लिखिएगा तो वो यहाँ पे तय करेगा कि वो हेडर फाइल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होगा, कि कोनियो डॉट एच होगा, कि मैथ डॉट एच होगा, कि स्ट्रिंग डॉट एच होगा, कि और भी कुछ होगा। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें देखिए हम कुछ खास डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री या और कुछ। हम बस सी प्रोग्राम बनाया कौन, कब बना, उतना ही, और एक सी प्रोग्राम का सैंपल देखे कि हाँ कोड देखने में कैसा होता है। ठीक है, और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आप नेट पे जाइएगा, बुक्स में जाइएगा, थोड़ा और इसको डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या डाले रहता है, उतना भी नहीं जाना है। अब भी आप इतना तो पहले थोड़ा तो समझने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में डिटेल में जो भी है समझा जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, या सर आप ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ाइए। तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सहूलियत मिलेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए, और भी वीडियो बनाने की अंदर से एक्साइटमेंट आती है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले